गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेस जालोर। रोजाना की तरह आज फिर मैं एक लेक्चर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शंस की अगर बात करें तो इसके अंदर हमने इससे पहले टेस्टिस और उसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को लेकर के कॉमन जानकारी बताई थी। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमने यही बताया कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद हमने दो टाइप का रिप्रोडक्शन बताया था, एक असेक्सुअल और एक सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस के बारे में बताया था कि ऐसा रिप्रोडक्शन जो बिना सेक्स ऑर्गन के कवर्ड होता है, जो यूनिपेरेंटल कंडीशन में होता है, उसको हम कहते हैं असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बाय पेरेंटल कंडीशन में होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, ठीक है, और साथ ही साथ सेक्स ऑर्गन के द्वारा कवर्ड होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जिसके अंदर मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, न्यूरुला ये सब स्ट्रक्चर्स बनते हैं। फिर हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के अंदर मेल और फीमेल में इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस था, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी था। टेस्टिस के अंदर जो हार्मोन बनते हैं उनको एंड्रोजन कहते हैं, और हार्मोन जो ओवरी में बनते हैं उनको हम एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस में बहुत सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, और ओवरी के अंदर ओवरी के ओवरी से जुड़े हुए जो सेक्स ऑर्गन है वो भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें हमने अलग अलग पढ़ना है। ओरिजिन की बात करें तो हमने बताया था कि सेक्स ऑर्गन एक प्रकार से रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, जिनको बनाने वाली लेयर का नाम क्या है, मीजोडर्म। उसके बाद में फिर हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम बताए थे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बिसाइड्स इट they are useful in transport, maturation and मोटिलिटी ऑफ गैमेट्स। कोई भी गैमेट जो बन रहा है तो वो जिसके द्वारा बन रहा है वो उनका होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। लेकिन जब गैमेट बन जाते हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको आगे की ओर कंडक्ट करना, उसको उसको मैच्योरेट करना, ये सारा काम, उसको स्टोर करना, ये सारा काम जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में फिर हमने टेस्टिस की लोकेशन बताई थी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो है ये 7 से 8 वीक के अंदर अंदर जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और 7 से 8 मंथ के अंदर ये जो है टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से डिसेंड हो जाते हैं और किसके अंदर, टेस्टिक स्क्रोटम में जो है चले जाते हैं। यानी 7 से 8 सप्ताह में तो टेस्टिस बनते हैं, लेकिन 7 से 8 मंथ के अंदर टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से डिसलोकेट होकर के कहाँ चले जाते हैं, स्क्रोटम में चले जाते हैं। स्क्रोटम जो है टेस्टिस सैक कहलाता है, ठीक है। टेस्टिस और एब्डोमेन के बीच में जो कैनाल होती है उसको इंग्विनल कैनाल कहते हैं, जिसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। टेस्टिस के अंदर एक स्पर्मेटिक कोड भी होती है, जिसके थ्रू सारे के सारे ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स, न्यूरॉन, वास्ट डिफरेंस, ये सारी चीज़ें जो है कनेक्टेड होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बताया था। फिर हमने टेस्टिस की लोकेशन बताई थी और एक डायग्राम बताया था। आज हम फिर एक इसको टेस्टिस को जो है इसके आगे वाला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम आगे वाले लेक्चर्स की शुरुआत करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यानी ह्यूमन के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? टेस्टिस होता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो टेस्टिस है। तो किस टाइप से ये दिखेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस। देखो, टेस्टिस को लेके इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। एक तो टेस्टिस क्या है, बॉडी का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस को लेके सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि टेस्टिस बॉडी का कौन सा ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यानी ये गैमेट्स को बनाता है, जैसे यानी स्पर्म सेल को बनाता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट
ये गैमिट को बनाने का काम करता है, इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं टेस्टिस को लेकर के दूसरी बात, टेस्टिस की ओरिजिन। तो कल इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि ह्यूमन के अंदर जो टेस्टिस हैं उसकी ओरिजिन कौन सी लेयर से होती है, मीजोडर्म से होती है। ये दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, टेस्टिस की ओरिजिन पहले भी मैंने बता दी थी। ओरिजिन के बाद में टेस्टिस की लोकेशंस की बात करते तो इसकी लोकेशन में दो चीज होती है, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ। बर्थ से पहले की बात करें और बर्थ से बाद की बात करें। बिफोर बर्थ मैंने बताया था कि बर्थ से पहले, जन्म से पहले टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। और जन्म के बाद बोलो या जन्म से ठीक पहले बोलो, यानी 7वें 8वें महीने की अगर बात बढ़े तो टेस्टिस जो है वो किस में आ जाते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं, डिसेंडेड इनटू स्क्रोटम। अब सवाल ये आता है कि टेस्टिस जो है वो जन्म से ठीक पहले या जन्म के बाद स्क्रोटम में क्यों आते हैं? वाई टेस्टिस गेट डिसेंडेड इनटू स्क्रोटम जस्ट बिफोर बर्थ और इवन आफ्टर बर्थ? ठीक है, इसका क्या कारण है? तो इसके अंदर स्क्रोटम में आने का सबसे बड़ा कारण है, ये क्या है? तो देखिए, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर पे स्पर्म या तो बनते नहीं है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, यानी पूरी तरह से स्पर्म बनना बंद हो जाती है, या बन जाते हैं तो इस टेम्परेचर से अफेक्टेड होते हैं और वो फंक्शनली डिसएक्टिव हो जाते हैं, फंक्शनली जो है इनएक्टिव हो जाते हैं। यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री, इस टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है या स्पर्म के बनने की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, अफेक्टेड होती है। स्पर्म बनना बॉडी में जो है प्रोसेस शुरू नहीं होता, इसलिए इस जो टेस्टिस है वो बॉडी के ठीक बाहर यानी आउटसाइड एक जो थैली होती है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, या जिसको हम टेस्टिस सैक कहते हैं, टेस्टिस सैक। ये टेस्टिस जो है वो इस टेस्टिस सैक में आना स्टार्ट हो जाते हैं जन्म से ठीक पहले 7वें 8वें महीने के अंदर, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो लेस देन बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। कितना कम होता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो 37 से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान जो है वो किसका होता है, स्क्रोटम में होता है। स्क्रोटम ये वाला देखो, ये जैसे आपका एक डायग्राम है, तो इस डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये एब्डोमिनल कैविटी है, और इस एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब जो आपको स्क्रोटम दिख रहा है, ये वाला जो स्क्रोटम दिख रहा है, इसका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होकर के 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होता है, या हम कह सकते हैं लेस देन होता है। उसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस आराम से कवर्ड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि टेस्टिस जो है वो दूसरे किसी रीजन से बॉडी से बाहर है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि स्पर्म जो है वो हाईली अफेक्टेड होते हैं टेम्परेचर से, इसलिए एक सूटेबल टेम्परेचर की वजह से टेस्टिस जो है वो बॉडी से आउटसाइड स्क्रोटम में पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे कोई प्रोसेस अफेक्टेड नहीं होते। देखो, टेस्टिस को बनाने वाली जो सेल है, टेस्टिस की अगर बात करें तो जनरली टेस्टिस के अंदर दो टाइप की सेल पाई जाती है, एक सर्टोली सेल और एक लेडिक सेल। जनरली दो टाइप की सेल होती है, सर्टोली सेल और लेडिक सेल। जो सर्टोली सेल है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट करती है, यानी स्पर्म को बनाने का सारा जो जिम्मेदारी है वो किसको दे रखी है, वो दे रखी है सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल खुद जो है वो टेस्टिस में मैच्योरिटी के बाद डिवाइड नहीं होती,
या टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होती, लेकिन जब ये स्टिमुलेट करती है एफएसएस हार्मोन के प्रभाव में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत करती है, तो ये जो बनने वाले स्पर्म है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर से अफेक्टेड होते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पे जो सेल है लेडिक सेल, ये हार्मोन बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस में जो हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन कौन सी सेल से बनता है? लेडिक सेल से बनता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेस्टिस किसी वजह से बॉडी के अंदर स्क्रोटम में नहीं आकर के बॉडी के अंदर ही रह जाए, तो कौन सी क्रिया जो है वो अफेक्टेड होगी? सिर्फ स्पर्म के बनने की प्रोसेस अफेक्टेड होगी, बाकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा। उसकी बॉडी प्रॉपरली जो है टेस्टोस्टेरोन बना सकती है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ह्यूमन बॉडी में सारे हार्मोन बॉडी के अंदर ही होते हैं। एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो बॉडी के बाहर स्क्रोटम में होता है, बनता है, बाकी सारे हार्मोन बॉडी के अंदर ही बनते हैं। तो वो तो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं है। तो सारे हार्मोन बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हैं। एक टेस्टोस्टेरोन जो है वो काम नहीं कर। और ऐसा भी नहीं है, टेस्टोस्टेरोन का ओरिजिन एक्चुअल में एंड्रोजन जो है एड्रिनल ग्लैंड से होता है, तो ऑब्वियसली वहीं से बन के ये टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, तो ये उस टेम्परेचर को झेल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आके बॉडी के अंदर हो जाए, इफ टेस्टिस आर फेल टू डिसेंड इन टेस्टिस सेक एंड रिमेन located in abdominal cavity, then which activity will be affected? Then we can say that only spermatogenesis activity will be affected and no any other activity will be affected। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी को लेकर के बात करते हैं। एक टर्मिनोलॉजी आती है, देखो टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो एक शब्द आता है यहाँ जिसका नाम है क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब होता है कि टेस्टिस जो है वो जन्म के बाद भी बॉडी से बाहर यानी स्क्रोटम में नहीं आए। मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे शरीर में जो टेस्टिस है वो 7वें से 8वें महीने में बॉडी कैविटी यानी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर कहाँ आ जाता है? स्क्रोटम में आ जाता है। जैसे मान लो ये बॉडी कैविटी है और इस बॉडी कैविटी के अंदर मान लो ये है स्क्रोटम, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये तो है एब्डोमिनल कैविटी, ये है एब्डोमिनल कैविटी और ये है स्क्रोटम। जनरली तो क्या होगा? जनरली तो प्रोसेस ये होता है कि 7 से 8 मंथ के अंदर यानी इस महीने के अंदर जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से खिसक के कहाँ चले आते हैं? स्क्रोटम में। लेकिन अगर 7वें से 8वें महीने के बाद भी अगर ये टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में नहीं आते, या हम ये कह सकते हैं कि जन्म के बाद भी अगर टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में नहीं आते, तो इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड क्रिप्टोर्किडिज्म। तो क्रिप्टोर्किडिज्म का सीधा सा मतलब है कि जिस टाइम पीरियड के अंदर टेस्टिस को बॉडी के अंदर स्क्रोटम में आना चाहिए उस टाइम पीरियड में नहीं आता, तो इसको हम कहते हैं कि टेस्टिस आर not descended into testic sac even after birth, So what is cryptorchidism? When testes are failed to descend in testis sac even after birth, जन्म के बाद भी जब टेस्टिस जो है वो टेस्टिस सेक में नहीं आते, तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, ये जो टेस्टिस सैक है उसके अंदर जन्म के बाद भी अगर नहीं आते तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म। अब डॉक्टर के पास अगर ऐसा पेशेंट जो है अगर कोई महिला अपने बच्चे को लेके डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर ये कंडीशन देखता है, तो प्राइमरीली डॉक्टर यही कहेगा, स्टार्टिंग में डॉक्टर यही कहेगा कि थोड़ा वेट करो, 3-4 महीने 5 महीने। जनरली कई बार ऐसा होता है कि
टेस्टिस जो है वो बॉडी के अंदर जन्म से पहले, नेचुरल कंडीशन तो ये है कि जन्म से पहले ही जो है ये जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में आने चाहिए। अगर किसी वजह से नहीं आते तो डॉक्टर देखेगा कि 5 से 6 महीने, जन्म के बाद भी 5 से 6 महीने के अंदर ये स्क्रोटम में आ जाते हैं। अब कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि जन्म के बाद भी अगर टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में नहीं आते तो डॉक्टर एक सर्जरी करता है और सर्जरी के द्वारा इन टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से, यानी बॉडी की जो पेट है उदर गुहा है वहाँ से हटा करके इसको सर्जिकली डिसलोकेट करता है स्क्रोटम में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्किडोपेक्सी। ऑर्किडोपेक्सी। तो व्हाट इज ऑर्किडोपेक्सी? ऑर्किडोपेक्सी जो है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर्स है, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि सर्जिकली डिसलोकेशन ऑफ या डिसलोकेटेड ऑफ, सर्जिकली डिसलोकेटेड टू टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम। जब सर्जरी के द्वारा एब्डोमेन से स्क्रोटम में, सर्जरी के द्वारा जब एब्डोमेन से स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस को लाया जाता है तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्किडोपेक्सी। तो व्हाट इज ऑर्किडोपेक्सी? ऑर्किडोपेक्सी का मतलब होता है कि when testes are failed to descendant in testis sac naturally, then doctor perform this activity by surgery and dislocate testis to inside the scrotum। तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? ऑर्किडोपेक्सी। तो यहाँ पर हमने दो टेस्ट कंडीशन बताई, एक क्रिप्टोर्किडिज्म और एक ऑर्किडोपेक्सी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्टिस जो है उसमें कोई बीमारी आ जाए, मान लो टेस्टिस सैक में ही है, स्क्रोटम में ही है, और किसी वजह से उसमें बीमारी आ जाए, हाइड्रोसिल हो जाए या कोई कैंसर जैसी स्थिति आ जाए, तो डॉक्टर टेस्टिस को सर्जरी के द्वारा रिमूव भी कर सकता है। तो इसके लिए एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं ऑर्किडेक्टोमी। एक शब्द आता है जिसका नाम है ऑर्किडेक्टोमी। व्हाट इज ऑर्किडेक्टोमी? ऑर्किडेक्टोमी का मतलब होता है कि सर्जिकली, ऑर्किडेक्टोमी एक शब्द आता है, क्या होता है ऑर्किडेक्टोमी? अगर टेस्टिस में किसी तरह से तकलीफ आ जाए, किसी तरह से प्रॉब्लम आ जाए, तो डॉक्टर सर्जरी के द्वारा टेस्टिस को बॉडी से रिमूव कर देता है। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? ऑर्किडेक्टोमी। तो इसका मतलब होता है कि सर्जिकली रिमूवल ऑफ टेस्टिस फ्रॉम स्क्रोटम। अगर सर्जरी के द्वारा स्क्रोटम से टेस्टिस को हटा दिया जाए तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? ऑर्किडेक्टोमी के नाम से जानते हैं। क्यों हटाते हैं? ड्यू टू एनी डिसऑर्डर, ड्यू टू एनी डिसऑर्डर, किसी बीमारी की वजह से, कोई भी बीमारी है तो उस बीमारी की वजह से उस टेस्टिस को हटाया जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम कहते हैं ऑर्किडेक्टोमी। तो यहाँ पर मैंने 3 शब्द बताए। पहला है क्रिप्टोर्किडिज्म, दूसरा है, पहला शब्द है क्रिप्टोर्किडिज्म, दूसरा है ऑर्किडोपेक्सी और तीसरा है ऑर्किडेक्टोमी। तीनों टर्मिनोलॉजी का अपने आप में एक अंतर है। अगर सर्जरी के द्वारा टेस्टिस को स्क्रोटम में लाया जाए तो इसको हम कहते हैं ऑर्किडोपेक्सी। टेस्टिस अगर बॉडी में है, बॉडी के अंदर स्क्रोटम में नहीं आया जन्म के बाद, तो उसको कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। और यदि किसी वजह से टेस्टिस में कोई मान लो प्रॉब्लम आ जाए और टेस्टिस को बॉडी से बाहर सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्किडेक्टोमी। तो हमने अभी तक क्या बात की? हमने अभी तक टेस्टिस को स्क्रोटम में क्यों होना चाहिए उसका रीजन बताया, और अगर ये नहीं होता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इसको डिसलोकेट किया जाता है और उसको वापस जो है स्क्रोटम में लाए जाते हैं। इस सर्जरी को, सर्जिकल प्रोसीजर्स को क्या कहते हैं? और किसी वजह से टेस्टिस को हटाएं तो इस सर्जिकल प्रोसेस को क्या कहते हैं? हमने इनके बारे में बात की। अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ कि हमने अभी सिर्फ मैमल्स के बारे में बताया, ये जितनी भी कहानी बताई मैंने ह्यूमन के बारे में बताई जनरली, या
मोस्ट ऑफ मैमल्स के बारे में बताया कि मोस्ट ऑफ मैमल्स में टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर एक थैली में रहते हैं जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। लेकिन बात ये आती है कि कई ऐसे मैमल्स भी हैं अर्थ पर जिनके अंदर टेस्टिस जो है वो बॉडी के अंदर ही रहते हैं, बॉडी के बाहर स्क्रोटम में नहीं रहते, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर किसी तरह से जो है स्पर्म जो है वो अफेक्टेड नहीं होते। ऐसा नेचर के अंदर, इवोल्यूशन के अंदर ऐसा साइंटिस्ट ने जब डिस्कवरी की तो इवोल्यूशन में ऐसा देखा गया कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जिनके अंदर किसी तरह से जो है किसी तरह से टेस्टिस जो है वो अफेक्टेड नहीं होते। तो उन मैमल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं मैमल्स कुछ अगर एक्सेप्शन की बात करूँ, या अगर हम बात करें कि सम एनिमल in some animal testes are located always into body cavity। हम क्या बात कर रहे हैं कि कुछ एनिमल ऐसे भी है जिनके अंदर टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर स्क्रोटम में नहीं आते, हमेशा बॉडी के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर या तो इतना होता है कि स्पर्म जो है वो अफेक्टेड नहीं होते, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर और भी कोई प्रोसेस होती है कि उनके स्पर्म जो है उनके वो हाई टॉलरेंस लेवल होता है, वो टेम्परेचर को झेल सकते हैं। जैसे बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स एक एंडोथर्मिक एनिमल्स है, बर्ड्स को हम गर्म खून वाले प्राणी कहते हैं। इसका मतलब उनकी बॉडी का भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उनकी बॉडी भी हाईली जो है टेम्परेचर वाली होती है। फिर उनके स्पर्म जो है वो स्क्रोटम में नहीं होकर के उनके स्पर्म बॉडी के अंदर बनते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका भी सबसे बड़ा रीज़न यही है, ह्यूमन बॉडी के जो स्पर्म है वो हाईली सेंसिटिव होते हैं टू विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जबकि बर्ड्स में इनके जो स्पर्म होते हैं वो हाईली टॉलरेंस होते हैं, यानी वो जो स्पर्म है वो आराम से टेम्परेचर को झेल सकते हैं और अफेक्टेड नहीं होते। तो इन सम एनिमल testes are located always into body cavity and never and spermatogenesis never affected by body temperature। उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्टेड नहीं करता। स्पर्मेटोजेनेसिस इज नेवर अफेक्टेड बाय बॉडी टेम्परेचर। तो इसका क्या कारण है? हमेशा उनके टेस्टिस बॉडी कैविटी के अंदर ही होते हैं, उनके स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्टेड। कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें ऐसी कंडीशंस आती है। देखो, पहला एग्जांपल तो सबसे बड़ा है एलिफेंट। ऐसे एलिमेंट, ऐसे कौन से जीव हैं जिसमें इस तरह स्थिति होती है? एक तो एलिफेंट, एक डॉल्फिन, एक व्हेल मछली, इसके अलावा जो प्रोटोथेरियंस होते हैं, डक बिल प्लेटिवस, उनके अंदर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो ये जो एनिमल देखने को मिल रहे हैं, प्रोटोथेरियन, एलिफेंट, डॉल्फिन, व्हेल, ये जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो या तो इतना मेंटेन होता है कि स्पर्म अफेक्टेड नहीं होते, या टेम्परेचर हाई भी है तो उनके स्पर्म के अंदर टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होती है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से उनके टेस्टिस के बॉडी जो है वो, उनके जो टेस्टिस हैं वो हमेशा बॉडी के अंदर ही होते हैं। ये तो बात हो गई टेस्टिस के लोकेशन की, टेस्टिस के अंदर सेल्स की, टेस्टिस को लेकर टर्मिनोलॉजी की, ओरिजिन की। अब हम स्ट्रक्चर्स की बात करें। अब हम सबसे पहले बात करें इन टेस्टिस के बारे में, जितनी भी जनरल जानकारी थी वो हमने बता दी। अब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि टेस्टिस जो है वो किस टाइप से दिखता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो देखो, टेस्टिस की शुरुआत सबसे पहले एक लेयर से होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो मान लो ये अपने पास टेस्टिस की लेयर है, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर जाकर के ऐसे फोल्ड बना देती है। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया इस टाइप से अंदर फोल्ड बना देती है ऐसे, और ये जो फोल्ड है, इन फोल्ड को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्स। तो बाहर जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये तो है टेस्टिस, अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रही है इनको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्स। इस लोब्स के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी इस लोब्स के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स पाई जाती है जिनकी लेंथ कम से कम 60 से 70 सेंटीमीटर होती है। इन ट्यूब्यूल्स को कहते हैं हम इस पर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। किस नाम से जानते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स।
तो ये छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स इनके अंदर पाई जाती है। यहाँ से इन ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हाईली फोल्डेड होती है। इस टाइप से ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स इनमें पाई जाती है। ये देखिए इस टाइप से। इस तरह से बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है वो पाई जाती है। अभी आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इनका इसका तो नाम है टेस्टिस। इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं? टेस्टिस। इसके ऊपर जो लेयर दिख रही है, इस लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो लेयर होती है इसका नाम क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाद अंदर जो फोल्ड दिख रहे हैं, इन फोल्ड को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब। टेस्टिकुलर लोब के नाम से जानते हैं। इस टेस्टिकुलर लोब के जो संख्या है वो करीबन होती है 200 से 250। यानी एक टेस्टिस में 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब पाए जाते हैं। ये टेस्टिकुलर लोब किससे बन रहे हैं? इनको बनाने का क्रेडिट किसको जाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया को। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो इसके अंदर फोल्ड बनाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो लेयर है वो टेस्टिस के अंदर ऐसे फोल्डिंग बनाती है। अंदर जो आपको येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम कहते हैं एसएफटी। एसएफटी का मतलब होता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। इसको हम शॉर्टली क्या नाम देते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। तो ये जो है एसएफटी, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। इनका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का मतलब होता है ऐसे ट्यूबल्स जो स्पर्म को होल्ड करते हैं। स्पर्म को होल्ड करने वाले स्पर्म बियरिंग जो ट्यूबल्स होते हैं उनको कहते हैं एसएफटी। इसकी लेंथ करीबन होती है 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर। ये हो गए सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आगे जाकर के एक स्ट्रक्चर्स बनाती है जिसको कहते हैं हम लोग रेटेटेस्टिस। ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है वो एक स्ट्रक्चर्स बनाती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? रेटेटेस्टिस। तो ये बन गई रेटेटेस्टिस। यहाँ से स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है रेटेटेस्टिस। ये बन गई रेटेटेस्टिस। तो रेटेटेस्टिस क्या चीज़ है? ये एक इस टाइप का नेटवर्क होता है जो इसके अंदर पाया जाता है। ये एक प्रकार का नेटवर्क है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है रेटेटेस्टिस। ये हो गई रेटेटेस्टिस। उसके बाद में अब ये जो रेटेटेस्टिस है ये आगे जाकर के एक और ट्यूब में घुलते हैं और इस ट्यूब को हम कहते हैं वासा इफेरेंसिया। ये देखो जो गुलाबी रंग की स्ट्रक्चर, इनको रेटेटेस्टिस कहते हैं। ये रेटेटेस्टिस आगे जाकर के और एक ट्यूब में घुलते हैं और इन ट्यूब को हम क्या कहते हैं? वासा इफेरेंसिया। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये इनको कहते हैं हम वासा इफेरेंसिया। इनका नाम हो गया वासा इफेरेंसिया। ठीक है, जिनकी संख्या होती है 15 से 20। 15 से 20। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इधर वाली, जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स और रेटेटेस्टिस के बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इनको हम कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, इनको हम कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई। ठीक है, ये ट्यूबुलाई रेक्टाई है जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स और रेटेटेस्टिस के बीच में।
तो पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ा, सेमिनिफाइज ट्यूबल्स। सेमिनिफाइज ट्यूबल्स से आगे क्या खुल रही है, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई आगे जाके खुलेगी रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस आगे कौन सी ट्यूब में खुल रही है, वासा इफेरेंसिया। इन चारों में खुली। उसके बाद में ये जो वासा इफेरेंसिया है, ये वासा इफेरेंसिया आगे एक बहुत बड़ी कॉइल ट्यूब में खुलती है, और उस कॉइल ट्यूब को हम किस नाम से जानते हैं, उस कॉइल ट्यूब को हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। तो आगे ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाती है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है, और ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस की लेंथ करीबन होती है 6 से 12 मीटर। ये एपिडिडाइमिस है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये 6 से 12 मीटर लंबी सी ट्यूब होती है, और इस ट्यूब को हम किस नाम से जानते हैं, एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस हो गई, ठीक है। अब ये सारी, अब ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको किस नाम से जानते हैं, एपिडिडाइमिस। क्या होती है एपिडिडाइमिस, ये 5 नंबर पे एक ऐसी ट्यूब है जहाँ स्पर्म का स्टोरेज होता है, और एक्स्ट्रा स्पर्म को फेगोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा खत्म किया जाता है, ठीक है। ये हो गया एपिडिडाइमिस। और ये एपिडिडाइमिस आगे जाकर के एक लॉन्ग ट्यूब में खुल जाती है, और इस लॉन्ग ट्यूब को हम कहते हैं वास डिफरेंस। इस ट्यूब को हम किस नाम से जानते हैं, वास डिफरेंस। तो ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, इस ट्यूब को हम किस नाम से जानते हैं, वास डिफरेंस। इसका नाम हो गया वास डिफरेंस, या इसको कहते हैं डक्टस डिफरेंस। ये एक टेस्टिस में आपको एक देखने को मिलेगी। वास्ट डिफरेंस की सबसे बड़ी खासियत कि वास्ट डिफरेंस जो है वो एक बड़ी सी कोड के अंदर पाई जाती है। एक बड़ी सी कोड इसके अंदर यहाँ पर होती है, और ये जो कोड है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस कोड को हमने कल नाम दिया था स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड, स्पर्मेटिक कोड क्या, कौन सी कोड है, ये एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसके अंदर वास्ट डिफरेंस के आसपास की जो मसल्स, जैसे डार्टस मसल, क्रीमेस्टर मसल्स, इसके अलावा इसमें ब्लड वेजल्स, लिम्फ वेजल्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो स्पर्मेटिक कोड में आपको वास्ट डिफरेंस देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसमें ब्लड वेजल्स भी होगी, लिम्फ वेजल्स भी होगी, इसके अलावा इसके ऊपर जो है बहुत सारी मसल्स भी हो गए, ठीक है। ये सारी की सारी मसल्स वगैरह इसमें पाई जाती है। ये है स्पर्मेटिक कोड। अब ये जो टेस्टिस बना है, इस टेस्टिस, ये पूरा टेस्टिस लोकेटेड होता है एक थैली के अंदर, और उस थैली को हमने अभी नाम बताया था, उस थैली को किस नाम से जानते हैं, स्क्रोटम। तो कंप्लीट टेस्टिस जो है वो एक थैली के अंदर होता है, और उस थैली को हम किस नाम से जानते हैं, स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। तो ये है स्क्रोटम जो इसके चारों ओर देखने को मिलता है। तो इसका नाम क्या हो गया, स्क्रोटम। स्क्रोटम के आउटर जो लेयर होती है वो हमेशा बनती है ट्यूनिका वेजिनेलिस से। ट्यूनिका वेजिनेलिस से बनती है, ठीक है। अब स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में एक कनेक्शन होता है, जिसके वजह से टेस्टिस इनके थ्रू इसमें चिपका रहता है आपस में। और ये जो कनेक्शन होता है, ये वाला, ये जो कनेक्शन दिख रहा है, इस कनेक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, इस कनेक्शन को हम कहते हैं ग्यूबर्नेकुलम। ग्यूबर्नेकुलम। तो व्हाट इज ग्यूबर्नेकुलम? Gubernaculum is a structures which connect testis to testis sac और scrotum। स्क्रोटम से टेस्टिस को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट्स होता है इसको कहते हैं ग्यूबर्नेकुलम। तो आज के इस डायग्राम में हमने टेस्टिस की स्ट्रक्चर्स बताई कि किस तरह से टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेस ट्यूबल्स होती है, तो किस तरह से ये सारे। अब एपिडिडाइमिस के वास्ट डिफरेंस कितने नंबर आता है, 6 नंबर। तो आपको इस डायग्राम में मैंने नंबर के हिसाब से बताया कि सबसे पहले येलो कलर की जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम कहते हैं एसेप्टी, जहाँ पर स्पर्म बनते हैं। एसेप्टी के अंदर जो स्पर्म बनाने वाली सेल है उसके बारे में मैं आगे डिस्कस कराऊंगा, जिसका नाम है सर्टोली सेल। एसेप्टी से स्पर्म जो है वो एक ट्यूबुलाई रेक्टाई नाम के स्ट्रक्चर्स में जाते हैं। ये आपको जो दिख रही है सेकंड नंबर स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई के बाद में पिंक कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है जिसको हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद स्पर्म जाएंगे वासा इफेरेंसिया, जिनकी संख्या 15 से 20 होती है। उसके बाद एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस, और उसके बाद की सारी स्ट्रक्चर। ये हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर्स पढ़ा। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं
टेस्टिस के अंदर ये जितने भी ट्यूबुल्स है, जो जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, उन सब के फंक्शंस बताऊंगा और साथ ही साथ में और भी ब्यूटीफुल डायग्राम के द्वारा इन सब चीज़ों को समझाऊंगा। तब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो को देखते रहें, ताकि आपको एक समय के साथ जो है बायोलॉजी के अंदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को जो है तैयारी होती रहे। ठीक है, धन्यवाद।